हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे हरियाणा सीईटी का जो हाल ही में एग्जाम हुआ था 4 शिफ्ट में 2 दिन के अंदर, दैट इज 26 जुलाई और 27 जुलाई को। उसके आंसर की आपको मिल गई होंगी और अब तक आपको पता चल चुका होगा कि आपका स्कोर कितना रहा है। तो चलिए हम बात करेंगे उसी के बेसिस पे कि क्या रहेगा इस बार का कट ऑफ और क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन या नहीं होगा, या होगा तो किस तरीके का होगा, किस प्रोसेस को फॉलो किया जा सकता है। ठीक है, ये ऑफिशियल नहीं है अपडेट, लेकिन आप जो न्यूज़ निकल के आ रही है मैं आपको जो है प्रूफ के साथ वो चीज़ें बताऊंगा। तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगा और नॉर्मलाइजेशन होने के कितने प्रतिशत चांसेस हैं और होगा तो कितना हो सकता है वो नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं हरियाणा सीईटी एग्जाम एक क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो क्या टेस्ट करता है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। किसके लिए? कॉमन जितनी भी आपकी पोस्ट हो उन सबके लिए, चाहे वो ग्रुप सी के अंदर आती हो या ग्रुप डी के अंदर आती हो, इतना आप सब जानते हैं। इसके की पॉइंट्स क्या है? ये एक सेंट्रलाइज्ड एग्जाम था मल्टीपल रिक्रूटमेंट पोस्ट के लिए, अलग अलग जॉब के लिए। सिंगल रिटन टेस्ट था ये, वैलिड फॉर ऑल पार्टिसिपेटिंग डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे लगभग इसके अंदर वही होंगे जो सी और डी ग्रुप की पोस्टिंग है। About 13.5 lakh candidates appeared in 2025 at 834 सेंटर्स, 834 सेंटर्स के ऊपर लगभग 13.5 लाख लोगों ने जो है इस एग्जाम को दिया है। एग्जाम स्कोर्ड आउट ऑफ 100, वैलिड फॉर 3 years एंड नो लिमिट ऑन अटेम्प्ट्स अप टू एज कैप। कह रहा है कि आपका एक बार दिया हुआ सीटी 3 साल तक वैलिड रहेगा, यानी कि 3 साल के अंदर जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उनके जो एग्जाम होते हैं, अगर आपका जो स्कोर है वो वैलिड है तो आपको बुलाया जाएगा या फिर आप जो फॉर्म फिल कर सकते हो। एग्जाम का पैटर्न क्या था आप जानते हैं, 100 MCQ थे, 90 मिनट था आपके पास, हिंदी और इंग्लिश 2 में था, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस हमारा क्या था ये आप सब जो एग्जाम दे चुके हैं उसमें आपको पता चल चुका है। चलिए जी, अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन। अब आपने देखा होगा कि अलग अलग शिफ्ट के अंदर जो एग्जाम हुआ उसमें अलग अलग तरीके के लोगों के जो है वहाँ पे एनालिसिस निकल के आ रही है। सब जो आपका 4 शिफ्ट के अंदर ये एग्जाम हुआ था, ठीक है, 26 जुलाई का ये मॉर्निंग का है, ये इवनिंग का है, ऐसे ये 27 जुलाई का मॉर्निंग का है, ये इवनिंग का है। तो इसमें अगर देखा जाए तो जो पहला एग्जाम था और जो सबसे लास्ट का है, यानी कि 26 जुलाई का मॉर्निंग शिफ्ट और 27 जुलाई का इवनिंग शिफ्ट, इन्हें सबसे ज़्यादा हार्ड माना गया है। अगर मैं इनको नंबर वाइज रखूं तो सबसे ज़्यादा हार्ड था आपका 26 जुलाई का मॉर्निंग शिफ्ट, उसका सेकंड पे आता है 27 जुलाई का इवनिंग शिफ्ट। ठीक है, जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट के थे वो जो है सेम थे लगभग। तो ऐसे में तो बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, क्योंकि किसी को तो ये ईजी रहा और किसी के लिए टफ रहा। तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। नॉर्मलाइजेशन होता क्या है देखिए, यहाँ पे समझिए, नॉर्मलाइजेशन इज ए स्टैटिस्टिकल मेथड यूज टू एडजस्ट स्कोर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर एन एग्जाम इन डिफरेंट शिफ्ट और सेशंस टू अकाउंट फॉर वेरिएशन इन क्वेश्चन पेपर डिफिकल्टी। जब आपका क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होता है, वेरी करता है, तो ऐसे में क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है स्कोर्स को कैंडिडेट्स का, कि उनके लिए जो है एक तरीके का स्कोर निकाल के एक तरीके का रिजल्ट निकाल के। फॉर एग्जांपल जो आपका हार्ड एग्जाम था उनको कुछ ग्रेस पॉइंट दे दिया जाता है और जिनका इजी था उनका कुछ डिडक्ट कर दिया जाता है, ताकि वो नॉर्मलाइजेशन हो सके। नीड क्या होती है इसकी, जरूरत क्या होती है, इन एग्जाम हेल्ड इन मल्टीपल सेशन क्वेश्चन पेपर में वेरिएंट डिफिकल्टी। जब एक ही एग्जाम आपका अलग अलग शिफ्ट या अलग अलग सेशंस में होता है तो उनका जो डिफिकल्टी लेवल है वो वेरी कर सकता है या कम ज़्यादा हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन एंश्योर फेयरनेस बाय ब्रिंगिंग ऑल स्कोर्स टू द कॉमन स्केल। ठीक है, आपका जो स्कोर जो कॉमन स्केल पे ऊपर लाके फेयरनेस का ये एक तरीका होता है हमारा नॉर्मलाइजेशन। देखिए ये आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसका ही 10.3 जो ये था पॉइंट था, इसमें आप देख सकते हैं उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था, इन केस एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन मोर देन वन शिफ्ट, एक से ज़्यादा शिफ्ट में होता है, तो कमीशन में अडॉप्ट नॉर्मलाइजेशन मेथड प्रोसेस एज डीम्ड सूटेबल। अगर ज़रूरत पड़ी, अगर वो सूटेबल हुआ तो कमीशन क्या करेगा, नॉर्मलाइजेशन मेथड को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है जी, चलिए जी, उसके बाद है ये देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो जॉब प्रॉमिस बिफोर पोल्स। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का जो है पोल है, टाइम्स ऑफ इंडिया की जो न्यूज़ हमारे पास, विल फिल 50,000 पोस्ट सेज HSSC चीफ। ठीक है, चेयरपर्सन ने कहा है कि आने वाले टाइम में 50,000 पोस्ट के करीब आपके जो है वैकेंसीज आप देख सकते हो। तो ऐसे में ज़रूरी होता है कि आपका जो है क्वालिफाई होना ज़रूरी है। जो CET एग्जाम था उसके बाद ही आप लोग अप्लाई कर सकते हो C और D ग्रुप के लिए। अब क्वालिफाई होगा ये तो कट ऑफ डिसाइड करेगी। अब कट ऑफ कितनी रहेगी वो टोटल डिपेंड करता है आपका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के ऊपर। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये स्पेलिंग मिस्टेक है सॉरी इसके लिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मैंने जो यहाँ पे एक चार्ट बनाया है, यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि कितना कितना रहेगा। ये ऑफिशियल नहीं है और ये टू द मतलब पिन पॉइंट भी नहीं कि इतनी ही कट ऑफ रहने वाली है। ये एक रेंज डिसाइड की गई बेस्ड ऑन योर डिफिकल्टी लेवल, ऑन योर स्कोर्स, कितना लोगों ने स्कोर किया। ठीक है, तो जो 26 तारीख का जो आपका एग्जाम था मॉर्निंग शिफ्ट का, उसे मैंने आपको बता दिया कि सबसे ज़्यादा टफ था। तो हो सकता है कि उनके लिए अगर 60 नंबर आते हैं तो वो सफिशियंट है, यानी कि वो फर्दर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं जो सेकंड इसका मेन एग्जाम होना है। ठीक है, तो जो मॉर्निंग शिफ्ट में होता है 26 तारीख को, उसका स्कोर क्या रहेगा, अगर आप सेफ स्कोर की बात करें तो जनरल के लिए 60, EWS के लिए 58, BC के लिए 55,
OSC के लिए 52 एंड एक सेकेंड और DSC के लिए 50। ठीक है जी। ऐसे ही इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम क्योंकि थोड़ा इजी था तो उसमें क्या सा रहेगा 70, 68, 65, 60 एंड 57 फॉर DSC। मॉर्निंग शिफ्ट 27 तारीख का सबसे इजी पेपर यही था, इसलिए कट ऑफ इसके हाई जाने के चांसेस है 75, 72, 68, 64, 60 और ऐसे ही आपका इवनिंग शिफ्ट का था 27 तारीख का। अब ज़रूरी नहीं है हर एग्जाम के लिए आपका या फिर हर शिफ्ट के लिए अलग अलग से कोई कट ऑफ होगी, कट ऑफ एक ही होगी कॉमन। अब ऐसे में क्या करेंगे, जो एग्जाम टफ था उन्हें क्या कर सकते हैं, ग्रेस पॉइंट मिल सकता है 8 से 10 नंबर का, वो डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हो। ठीक है, इनको क्या होता है, हो सकता है कुछ ना कुछ ग्रेस पॉइंट मिल सकते हैं और इनके कुछ ना कुछ डिडक्ट हो सकते हैं इस तरीके से। ठीक है जी, तो ये टोटली डिपेंड करता है, जब कमीशन जो है, जो भी अथॉरिटी है, जो भी डिसाइड करेगा, जो भी उनकी कमेटी है, जिन लोगों की ग्रुप है जो, वो डिसाइड करेगा कि किसको कितना ग्रेस पॉइंट देना है। ठीक है जी, चलिए तो ये था आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बारे में। हालांकि इसके बाद जो है काफ़ी सारी पोस्ट आने वाली हैं इसके बारे में, जो HSC के चेयरपर्सन है उन्होंने भी इसको न्यूज़ में, आप अगर आप देख रहे हो तो उन्होंने इससे को बोला है ऐसा इसके बारे में। ठीक है जी, तो ये था CET का पैटर्न को देखते हुए एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आई होप